नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 की आरोह पाठ्य पुस्तक का गद्य भाग का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, 8वां चैप्टर, और जिस चैप्टर का नाम है जामुन का पेड़। ये एक हास्य व्यंग कथा है, हास्य व्यंग कथा, ठीक है। और इसके लेखक हैं कृष्णचंद्र, ठीक है ना। जैसे हमने समझा कि जिस प्रकार प्रेमचंद ने बहुत अच्छा योगदान दिया है कहानी लेखन में और उपन्यास लेखन में, उसी प्रकार लेखक कृष्णचंद्र ने भी जो है कहानी लेखन में अच्छा योगदान दिया है। उनकी बहुत ही अच्छी कहानियाँ जो हैं प्रसिद्ध हैं, और उन कहानियों में एक जो प्रमुख कहानी है वो जामुन का पेड़ है। और इन्होंने क्या किया है, यथार्थवाद को प्रस्तुत किया है, ठीक है ना। सच्चाई को, जीवन की सच्चाई को प्रस्तुत इन्होंने किया है, और हास्य के साथ में व्यंग को भी, व्यंग का तड़का भी इन्होंने लगाया है, ठीक है। जिसको किस प्रकार कि जैसे यहाँ कहा गया कि एक जो सचिवालय का दृश्य यहाँ उपस्थित कर दिया गया है कि सचिवालय का जो दफ्तर था, ठीक है ना, सचिवालय में क्या होता है, एक बार जामुन का पेड़ गिर जाता है और वहां पर कोई व्यक्ति, सामान्य सा कोई व्यक्ति वो दब जाता है, ठीक है ना। तो किस प्रकार घटनाक्रम होता है, किस प्रकार ये कहानी बढ़ती है, तो ये इसमें बताया गया है कि किस प्रकार, इसमें क्या बताया गया है कि सरकारी जो कर्मचारी हैं, सरकारी कार्यालयों का जो उनका क्रियाविधि है, ठीक है ना, उनको काम करने का तरीका जो है, ठीक है, सरकारी कार्यालयों का जो कार्यविधि है, ठीक है ना, काम करने का जो तरीका है वो कैसा है, वो ठीक नहीं है। ये जो बेफालतू का सिस्टम बनाया हुआ है कि एक व्यक्ति दूसरे को रिपोर्ट करेगा, दूसरा उससे सीनियर को करेगा, और जब तक वो लास्ट अंतिम व्यक्ति तक बात नहीं पहुंचती है, रिपोर्ट नहीं पहुंचती है, वो आदेश नहीं देता है, तब तक उसके नीचे वाले जो कर्मचारी हैं, अंडर उसके जो काम कर रहे हैं, वो अपना हाथ भी नहीं हिला सकते, कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना, चाहे कोई व्यक्ति की जान की बात ही क्यों ना हो, ठीक है ना। तो ये सारा जो सिस्टम है उस पर व्यंग किया गया है, और यहाँ बताया गया है कि किस प्रकार जो काम है वो होता है एक फाइल से होकर, एक फाइल होती है और वो इस प्रकार चलती रहती है, सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाती रहती है वो, ठीक है ना। और उसमें अगर वो रिश्वत अगर मिल जाती है, उस फाइल पर वजन रख दिया जाता है तो वो फाइल आगे बढ़ जाती है। इस प्रकार से सरकारी दफ्तरों की जो सुस्त कार्यप्रणाली है, ठीक है ना, सुस्त कार्यप्रणाली जो है, या फिर हम कह सकते हैं कि अमानवीय, जिसके अंदर मानव के प्रति कोई दया भाव नहीं है, और भ्रष्ट जो प्रणाली है सरकारी दफ्तरों की, उसके ऊपर व्यंग किया गया है, ठीक है ना। तो यहां कहा गया है कि किस प्रकार एक जो फाइल थी, ठीक है, एक जो फाइल थी वो किस प्रकार एक ही विभाग में पहले तो चक्कर लगाती है, फिर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाती है, और इस प्रकार वो फाइल चक्कर लगाती रहती है और डिसीजन कुछ नहीं निकलता है। तो आइए बात करते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो हमने समझा कि यहाँ पर ये जो फाइल है वो किस प्रकार चक्कर लगाती है। सबसे पहले व्यापार विभाग में वो फाइल थी, व्यापार विभाग में वो पेड़ गिर गया था, व्यापार विभाग से वो फाइल चली जाती है कृषि विभाग में, ठीक है ना। और कृषि विभाग वाले कहते हैं कि ये जो पेड़ जो गिरा है, पेड़ तो हमारे डिपार्टमेंट में आता है, पेड़ों से संबंधित जो काम है, लेकिन ये जो पेड़ गिरा है वो कहाँ गिरा है, व्यापार विभाग में गिरा है, व्यापार विभाग के ऑफिस में या डिपार्टमेंट में गिरा है, तो हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं है, इसको व्यापार विभाग ही देखेगा, ठीक है ना। तो फिर व्यापार विभाग किसके ऊपर थोपता है काम, ठीक है ना। तो ये कार्य को थोपने वाली प्रणाली कौन सी प्रणाली है, थोपना, एक दूसरे पर थोपने की प्रणाली, ठीक है। तो कृषि विभाग मना कर देता है, तो व्यापार विभाग के द्वारा उस फाइल को हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट में, ठीक है ना, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट में भेजी जाती है,
और हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट वाले मना कर देते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि ये जो पेड़ जो है वो फल वाला पेड़ है, पेड़ को नहीं काट सकते, चाहे आदमी को काट दो, ठीक है ना। तो आदमी के काटने पर जब बात आती है तो फाइल पहुंचती है मेडिकल डिपार्टमेंट पे, ठीक है ना। तो वो उसके बारे में बात होती है, फाइल पहुंच जाती है मेडिकल डिपार्टमेंट के पास। आगे क्या होता है बात करते हैं। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया। जिस दिन फाइल उनके विभाग में पहुंची उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया, ठीक है ना। तो एक प्लास्टिक सर्जन आया, डॉक्टर आया और वो वहां आकर देखता है। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोलकर उसका स्वास्थ्य देखकर खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी। यानी ऐसा काम हो रहा है, ऊपरी दिखावे वाला काम हो रहा है, ठीक है ना। ये जो ऊपरी दिखावे वाली जो प्रणाली है, ऊपरी दिखावे वाली जो प्रणाली है, इस पर व्यंग किया गया है, ठीक है ना। होना क्या चाहिए, उस आदमी की जान बचाई जानी चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है उसके उलट। तो उस सर्जन ने, उस डॉक्टर ने सब उस मेडिकल चेकअप किया उस व्यक्ति का और रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन हो तो सकता है और ऑपरेशन सफल भी हो जाएगा, मगर आदमी मर जाएगा। यानी जब इस आदमी को काट लेंगे, ठीक है ना, इस आदमी को काट करके दो टुकड़े कर लेते हैं इस आदमी के, आधा इधर से निकल जाएगा आधा इधर से, ठीक है ना, पेड़ बच जाएगा हमारा, वो पेड़ को बचाना है, ठीक है ना। तो आदमी तो निकल जाएगा और वापस उसको जोड़ देंगे, ठीक है ना, प्लास्टिक सर्जरी कर देंगे, ऑपरेशन कर देंगे, जोड़ देंगे उसको, ठीक है ना। लेकिन वो आदमी नहीं बचेगा, वो मर ही जाएगा, क्योंकि उसके ऑर्गन्स सारे जो अंग हैं बेकार हो जाएंगे। इसलिए यह फैसला भी रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है कि कल सेक्रेटरीट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, जितने भी सचिव हैं उनकी मीटिंग होगी, तुम्हें उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। अब हो सकता है, बात ऊपर चली गई है, अब जल्दी से डिसीजन हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर धीरे से बोला, उसने आह भरी, हाँ ठीक है, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ये उसने एक शेर पढ़ा, एक शायरी उसने बोली। क्या बोली कि ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, हम ये तो मानते हैं कि आप हमारी उपेक्षा नहीं करेंगे। तगाफुल का मतलब है उपेक्षा, तगाफुल का मतलब है उपेक्षा करना, यानी आप हमें इग्नोर नहीं कर रहे हो, आप हमारे ऊपर ध्यान दे रहे हो। कौन कह रहा है? वो जो दबा हुआ व्यक्ति था वो कह रहा है कि आप हमारी उपेक्षा नहीं कर रहे हो, हमारे ऊपर ध्यान दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खाक हो जाएंगे, राख हो जाएंगे, हम मिट जाएंगे, मर जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। जब आप जो सीनियर व्यक्ति है, जो अथॉरिटी है, उस तक बात पहुंचेगी, हमारी खबर पहुंचेगी, तब तक शायद हम मर ही चुके होंगे, ठीक है ना। माली ने अचंभे से, अचंभा मतलब आश्चर्य से, मुंह में उंगली दबा ली, आश्चर्य से, हाँ, और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो, कवि हो तुम? दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया कि हाँ। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने क्लर्क को, क्लर्क ने हेड क्लर्क को, और थोड़ी ही देर में सेक्रेटरीट में यह अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है, ठीक है ना। तो इस प्रकार वही चेन से बात पहुंची, चेन सिस्टम से। बस फिर क्या था, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा, ठीक है ना। जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, उसके अलावा सब काम हो रहे हैं। इसकी चर्चा शहर में भी फैल गई और शाम तक गली गली से शायर जमा होने शुरू हो गए, शायर आने लग गए वहां पर, ठीक है ना। तो इस प्रकार कहा गया है कि कोई भी जो बात है, अफवाह से क्या होता है, किसी भी बात को आग की तरह फैलाया जा सकता है, और ये होता है, ठीक है ना। किसी भी झूठी बात को, अफवाह को बहुत जल्दी फैलाया जा सकता है। सेक्रेटरीट का लॉन भांति भांति के कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण उत्पन्न हो गया।
सेक्रेटरीट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था, सब वहां रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे। कई क्लर्क उसको अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। आलोचना मतलब कमी निकालना, बुराई करना। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है, तो सेक्रेटरीट की सब कमेटी ने, छोटी जो कमेटी थी, उसने फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक कवि है, इसलिए इस फाइल का संबंध ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है, ना ही हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से है, बल्कि सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से है। ठीक है ना। तो मेडिकल से अब बात कहां आ गई है? कल्चरल डिपार्टमेंट। कल्चरल का मतलब सांस्कृतिक विभाग, संस्कृति विभाग, ठीक है ना, जिसमें नृत्य और संगीत और अनेक प्रकार की कलाओं को प्रोत्साहन दिया जाता है। तो वो कल्चरल डिपार्टमेंट हो गया, संस्कृति विभाग हो गया। कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागे कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटरीट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। कौन लेने लगा? साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी, सचिव। तुम कवि हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, हां मैं कवि हूं। किस नाम से शोभित हो, यानी तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है ओस। क्या नाम है? ओस। तो सेक्रेटरी ने कहा, सेक्रेटरी जोर से चीखा, ओस? क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है? यानी ओस के फूल जो है वो तुम्हारा ही लिखा हुआ है क्या? ओस के फूल नामक जो संग्रह है, कलेक्शन है, तुमने लिखा है क्या? दबे हुए कवि ने हुंकार में सिर हिलाया, हां। क्या तुम हमारी अकादमी में मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा कि तुम इतनी बड़ी जो कलेक्शन लिखा गया है ओस का फूल, को तुमने नहीं लिखा था क्या? ओस का फूल मतलब तुम तो ओस हो और तुमने लिखा है ओस का फूल, तो तुम्हें नहीं लिखा होगा। तो वो सेक्रेटरी जो है, साहित्य अकादमी का जो सचिव है, वो पूछता है कि क्या तुम हमारी साहित्य अकादमी के मेंबर हो, सदस्य हो? तो वो आदमी कहता है, नहीं मैं नहीं हूं आपकी मेंबर। आश्चर्य है, सेक्रेटरी जोर से चीखा, इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है? उफ, कैसी भूल हो गई हमसे। कितना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा हुआ पड़ा है। तो वो व्यक्ति कहता है, गुमनामी में नहीं हूं साहब, एक पेड़ के नीचे दबा हुआ हूं, कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। अभी तो वो व्यक्ति कहता है कि मुझे आपकी अकादमी का कोई सदस्य नहीं बनना है, मुझे अभी तो इस समय तो इस पेड़ से निकाल दो। तो वो सचिव, सेक्रेटरी क्या कहता है, अभी बंदोबस्त करता हूं। सेक्रेटरी फौरन बोला और फौरन उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ। हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है, यह लो चुनाव पत्र। यानी जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, उसके अलावा सब काम हो रहे हैं, ठीक है ना। तो उसको, उस आदमी को, उस कवि को, उस दबे हुए व्यक्ति को क्या बना लिया गया है? उस साहित्य अकादमी की जो केंद्रीय, जो सेंट्रल जो ब्रांच है, केंद्रीय शाखा जो है, उसका मेंबर उसको बना लिया गया है। यह बड़े गर्व की बात है। लेकिन अभी क्या होना चाहिए था? उसकी जान बचाई जानी चाहिए थी। मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो, दबे हुए आदमी ने कराह कर कहा। वो दर्द हो रहा था, उसको पीड़ा हो रही थी, उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा और दुख में पड़ा हुआ है। तो वो सेक्रेटरी कहता है, यह हम नहीं कर सकते, और जो हम कर सकते थे वह हमने कर दिया है, बल्कि हम तो यहां तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं। अगर तुम हमारे अकादमी के, साहित्य अकादमी के मेंबर बन चुके हो, और हम क्या कर सकते हैं? हम तुम्हें बचा नहीं सकते, हमारा इतना क्षेत्राधिकार नहीं है। क्या कर सकते हैं? अगर तुम मर जाओगे तो
हम उसकी इंफॉर्मेशन हम आपके परिवार को दे सकते हैं, वजीफा दे सकते हैं, लेटर दे सकते हैं। अगर तुम दरखास्त दो मतलब एप्लीकेशन दो, प्रार्थना करो, तो हम वह भी कर सकते हैं। इतना काम कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं अभी जीवित हूं और मैं मरा नहीं हूं। कवि रुक रुक कर बोला, मुझे जिंदा रखो। मुसीबत यह है, सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला। हाथ मलने का मतलब है वो कुछ कर नहीं पा रहा था, और क्या बोलता है कि हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है, पेड़ काटने का मामला कलम दवात से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। तो ये जो मामला है वो कल्चरल डिपार्टमेंट का नहीं है, ठीक है। किससे संबंधित है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से संबंधित है। तो ये मामला किससे संबंधित है? फॉरेस्ट, ठीक है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से संबंधित है और उसको लिख दिया गया है, अर्जेंट लिखा है, काम हो जाएगा तुम्हारा। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया कि कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था, ठीक है ना। दबा हुआ था वो। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है, और ये आखिरी उम्मीद है। हो सकता है कि अब वो बच जाए, उसे बचा लिया जाए। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया है कि इस पेड़ को न काटा जाए, ठीक है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आदमी आ गए, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को रोका गया, और जो फॉरेन जो मिनिस्ट्री थी, या कह सकते हैं विदेश विभाग था, उन्होंने मना कर दिया। क्यों? कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरीट के लॉन में लगाया था। ये जो पेड़ है, जामुन का पेड़, किसने लगाया था? पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री, पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने, ठीक है ना। तो पिटोनिया राज्य के जो प्रधानमंत्री थे वो भारत में आए थे, और भारत में उन्होंने क्या किया था? अपने हाथों से इस जामुन के पेड़ को इस विभाग में, इस व्यापार विभाग के जो डिपार्टमेंट में, इस एरिया में इस जामुन के पेड़ को लगाया था। किसने? पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने। तो इतने बड़े व्यक्ति ने लगाया है। कोई मेहमान हमारे घर पर आया है, हमारे देश में आया था, और उस आदमी ने लगाया है, उस व्यक्ति ने लगाया है, तो उसको हम तोड़ नहीं सकते, उसको हम काट नहीं सकते उस पेड़ को। तो कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरीट के लॉन में लगाया था। अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफी अंदेशा है, डर है कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या सलाह मशविरा हुआ, क्या बातचीत हुई कि अगर इस पेड़ को काट देंगे, ठीक है ना, तो जो पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री यहां आए थे, उन्होंने ये पेड़ लगाया था, और वो उससे खफा हो जाएंगे, वो क्रोधित हो जाएंगे कि मैंने तो ये पेड़ लगाया था और इसको काट दिया गया। इसका मतलब वो क्रोधित हो जाएंगे और बात बिगड़ सकती है, संबंध बिगड़ सकते हैं पिटोनिया राज्य से हमारे, ठीक है। तो मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर्क चिल्लाया, ठीक है ना। दूसरी ओर 2 राज्यों के संबंधों का सवाल है। एक क्लर्क कहता है कि एक व्यक्ति की जान बच जाएगी, एक व्यक्ति की जान का सवाल है। दूसरा क्लर्क कहता है कि एक व्यक्ति की नहीं, ये पूरे देश की इज्जत का सवाल है। हमारे देश से, यानी भारत देश के संबंध उस देश से बिगड़ जाएंगे, ठीक है ना। और दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया, और यह भी तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का भी बलिदान नहीं कर सकते हैं? यानी एक आदमी मर भी गया तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। हमारे देश के संबंध जो इंटरनेशनल लेवल पर हैं वो नहीं खराब होने चाहिए, ठीक है। कवि को मर जाना चाहिए,
निस्संदेह है। तो सभी ने ये कहा कि उसके मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया कि आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। जो वे फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। कौन फैसला देगा? प्रधानमंत्री तक बात पहुंच गई है। शाम के 5 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आया। सुनते हो, आते ही वह खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया। कौन चिल्लाया? सुपरिटेंडेंट चिल्लाया। क्या कहा उस सुपरिटेंडेंट ने कि प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली है। अब प्रधानमंत्री ने क्या कहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, संबंध बिगड़ जाएंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन किसी व्यक्ति की जान का सवाल है तो पहले उस व्यक्ति की जान को बचाया जाना चाहिए। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो, यह खबर कौन कहता है? सुपरिटेंडेंट। किसको कह रहा है? उस दबे हुए व्यक्ति को कि कल तुम बच जाओगे, यह पेड़ काट दिया जाएगा। वो सूचना दे रहा है किसको? उस दबे हुए व्यक्ति को। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई है। जो घूमते घूमते थी उसका डिसीजन आज आ गया है, तुम्हारी फाइल पूरी हो गई। मगर कवि का हाथ ठंडा था। वो जो दबा हुआ व्यक्ति था उसका हाथ ठंडा पड़ चुका था। आंखों की पुतलियां निर्जीव हो चुकी थी। निर्जीव मतलब जिसमें कोई जीव नहीं है, कोई प्राण नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। और चींटियों की एक लंबी पंक्ति उसके मुंह में जा रही थी, यानी कि वो व्यक्ति प्राण त्याग चुका था, वो मर चुका था, उसके जीवन की फाइल भी पूरी हो चुकी थी। तो यहां इस चैप्टर में क्या बताया है? लेखक ने ये बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार सरकारी जो विभाग हैं उनकी जो कार्य प्रणाली है वो बहुत ही दोषपूर्ण है और उसमें क्या होता है कि जो काम किया जाना चाहिए वो नहीं होता है, दिखावा ज़्यादा है। ठीक है ना? उसमें जो भी मंत्री होंगे, जो भी नेता लोग हैं, वो क्या करेंगे? केवल दिखावा ज़्यादा करते हैं और वो कहते हैं कि हम आम जनता के सेवक हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। जनता को कोई भी परेशानी होती है तो उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना? वो केवल सिस्टम को फॉलो करने की बात कहते हैं। किस प्रकार का सिस्टम? जैसे कहा गया है कि जो फाइल है वो पहले व्यापार विभाग में गई और व्यापार विभाग भी बहुत बड़ा है। उसके डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं उनके जूनियर से लेकर सीनियर तक वो फाइल चक्कर लगाती रही। फिर इसी प्रकार कृषि विभाग में गई, कृषि विभाग में भी उसी प्रकार होता है। ठीक है ना? वो चपरासी से लेकर फिर क्लर्क, हेड क्लर्क, सुपरिटेंडेंट, फिर जो भी अफसर हैं वहां तक फाइल गई। तो व्यापार विभाग, कृषि विभाग, हार्टिकल्चर विभाग, मेडिकल विभाग, कल्चरल विभाग, फॉरेस्ट विभाग और फिर उसके बाद में आ जाएगा हमारा विदेश विभाग या फॉरेन डिपार्टमेंट। तो इस टाइप से ये फाइल चलती रहती है और हम देख सकते हैं आम जीवन में भी एक जो सामान्य सा कोई आदमी होता है उसको इसी प्रकार चक्कर लगाने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। एक छोटे से काम के लिए भी उसको बहुत दिनों तक चक्कर लगवाया जाता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार इस प्रणाली को दोषपूर्ण कहा जा सकता है, क्योंकि कोई भी जैसे पानी कनेक्शन हो गया, बिजली कनेक्शन हो गया या किसी भी सरकारी दफ्तर का हाल हम देखेंगे तो वो इस प्रकार होता है कि वो एक प्रकार से वो हमारे जो नौकर हैं, है ना, सरकार ने उनको हमारे लिए नौकर बनाया है, हमारी सुविधा के लिए बनाया है, लेकिन वास्तव में वो ऐसा नहीं करते हैं। वो उस प्रणाली को फॉलो करते रहते हैं और क्या करते हैं? वास्तव में वो जनता के सेवक नहीं है और ये जो प्रणाली है इसको बड़ी दोषपूर्ण बताया गया है। ठीक है, धन्यवाद।